चलो नेक्स्ट, फोकस हो जाओ। हाँ चलो हो गया। हमारे पास लास्ट रिएक्शंस में लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट किया कर लिया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था, उसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, वो कार्बोनाइल और हमारे पास साइनाइड आइसोसाइनाइड में हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, उसका एक ही एग्जांपल था खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, वो भी हमने देख लिया। तो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मतलब यहां से सीधा सिंपली क्या है कि सब्स्टिट्यूट कित में अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब पहले से कोई मॉलिक्यूल्स में कुछ प्रेजेंट होगा। जैसे अगर हमारे पास, अगर याद करो फर्स्ट क्लास में बताए थे कि ए और बी है, इसका सी के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ए और सी बना और बी को क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो बी के जगह पे सी इंट्रोड्यूस हो गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली, जो आपने 10th में डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ा था, काइंड ऑफ उसी जैसा है। तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है, तो अगर ऑर्गेनिक में हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास दो तरीके से होगा। सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा वो भी दो तरीके से होगा। एक हमारे पास जो होगा वो होमोलिटिक, और दूसरा जो तरीका होगा वो हेट्रोलिटिक। अब यहां से देखना, हमारे पास जब बात कर रहे हैं इस केस में हमने बात किया कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड है वो होमोलिटिक टूटे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो, दूसरा हमारे पास हेट्रोलिटिक हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन हो। जब होमोलिटिक होगा तो क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटेगा और फ्री रेडिकल आएगा और फ्री रेडिकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन में समझना कि जो है जो जाएगा उसी टाइप का ग्रुप आएगा। अगर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन लीव करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, तो जो आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन तोड़ करके जाएगा वो भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो आएगा उसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हमारे पास बॉन्ड होमोलिटिक टूटेगा तो फ्री रेडिकल बना और फ्री रेडिकल जाएगा और फ्री रेडिकल आएगा, तो ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जब हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड टूटेगा और जब हमारे पास फ्री रेडिकल आएगा और फ्री रेडिकल जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमें दो केस में पढ़ना है, हमारे पास जो जनरली है उसकी दो बात करनी है। एक तो हमारे पास अल्केन का रिएक्शंस इन अल्केन, या हेलोजिनेशन इन अल्केन, या फिर सीधा सिंपली इन अल्केन में हम लोग पढ़ेंगे। इन अल्केन में ये रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे अल्केन में करेंगे। दूसरा जो हमारे पास रिएक्शंस है वो अलाइलिक, अलाइलिक एंड सब, अच्छा यहां पे अल्केन में नहीं लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन। दूसरा हमारे पास सेम चीज आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन, हमारे पास पढ़ना है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा छोटा कर देते इसको। आई थिंक एक और रिएक्शंस होगा जिसमें हमें डिस्कस करना है। एक हमारे पास अल्केन का हो गया, एक हमारे पास अल्काइन का, हाँ सॉरी, एक वुड्स रिएक्शंस हमारे पास,
थर्ड है, इस टाइप का जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास है उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। तो मेनली यहाँ पे तीन टाइप के रिएक्शंस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर बॉन्ड हेटेरोलिटिक अगर हमारे पास ब्रेक होगा, तो हेटेरोलिटिक में हमारे पास क्या है कि जब बॉन्ड हेटेरोलिटिक टूटेगा तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि हमारे पास अब हेटेरोलिटिक टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया और पॉजिटिव चला गया, या नेगेटिव आया नेगेटिव चला गया, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो वो कैसा हो जाएगा, अगर हमारे पास नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। तो हमारे पास देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक अल्कोहल में अल्कोहल और हेलो एल्केन्स में जनरली पॉसिबल होता है। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के आएगा, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला भी अभी इसको यहाँ पे इतना ही छोटा रखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर जब सब्स्टिट्यूशन अगर इलेक्ट्रोफाइल के तरह हो, इलेक्ट्रोफाइल से हो, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। हाँ, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। देखो बेंजीन में क्यों होता है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे बोला डेफिशिएंट? बेंजीन में हर कार्बन का ऑक्टेट का क्या कंप्लीट है, 4 बॉन्ड है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। 4 बॉन्ड है मतलब 4 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा एक बॉन्ड में, तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। क्या बेंजीन के पास इन तीनों में से कोई एक है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल पे कौन आना चाहेगा, तो बेंजीन में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बाकी केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अगर इसमें भी बात कर ले तो अगर इसमें भी एक लिख ही देते हैं, ये भी बेचारा क्यों रहेगा, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में भी राइट से लेफ्ट चले जाते हैं। तो ये एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, ये सिंबल है, ये सिंबल है और ये यूज किया जाएगा। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है इन अल्केन, आरएक्स मतलब अल्केन हो गया, लिख ही देते हैं, इन अल्केन हमें पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है। दूसरा हमारे पास और आएगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हमारे पास एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ना है। तो ये 2 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये इसमें और 2 पार्ट्स आएंगे। इसमें भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी 2 आएगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है। अब इनडायरेक्ट को अलग से पढ़ेंगे, डायरेक्ट को अलग से पढ़ेंगे। डायरेक्ट में 2 टर्म्स आएगा SN1 और SN2, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन कि एक को हटा के दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक टूट सकता है। अगर होमोलिटिक टूटेगा तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, अगर फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सीधा सिंपल। जैसे अगर एडिशन की बात करें तो अगर इलेक्ट्रोफाइल से एडिशन हो रहा था तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सबसे पहला जो एडिशन हो रहा था अगर इलेक्ट्रोफाइल किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ तो फ्री रेडिकल एडिशन। तो सेम उसी तरह ही अगर सब्स्टिट्यूशन हो किससे रहा है, अगर फ्री रेडिकल से हो रहा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
चलिए, हमें जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अब याद करो कि लास्ट क्लास में तो तुम लोग तो थे नहीं। लास्ट क्लास में हमारे पास फ्री रेडिकल, हाँ अभिषेक, हमने बोला था कि फ्री रेडिकल का कोई भी रिएक्शन होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कौन कौन सा स्टेप था? बहुत अच्छे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, हाँ कम से कम हम तो बोल ही दिए 3 था, तो 3 तो होगा ही। चेन टर्मिनेशन। तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, तो जब भी हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये क्या हुआ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही हो गया। रुक जाएंगे, ये पता नहीं अपने, नहीं नहीं शायद ये हिल गया होगा। अच्छा ये चीज हम लोग तो पढ़ रहे हैं इसमें ना, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं भाई। हाँ, ये फिर ऑन होते रहेगा, उससे बेहतर है कि अभी निकाल देते हैं, बाद में रख देंगे। अरे नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, यहाँ तक डिस्कस है, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में बात कर रहे थे ना। चलो अब हमारे पास सबसे पहला डिस्कशन करेंगे, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सामने यहां से बोला था कि 3 रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन, फिर अलाइलिक और बेंजाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हमारे पास वुड्स रिएक्शंस। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन। तो हमारे पास इसमें जो एक सिंपल सा हमारे पास 3 रिएक्शंस होगा, एक होगा हेलोजिनेशन, दूसरा होगा नाइट्रेशन, और तीसरा होगा हमारे पास सल्फोनेशन। अब याद करो कि हमारे पास अगर हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, मतलब बॉन्ड कैसे टूट रहा है? होमोलिटिक। अगर होमोलिटिक टूट रहा है तो होमोलिटिक का फेवरेबल कंडीशन क्या था कि कब हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा? कंडीशन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ना हो। तो एक आइडियल कंडीशन हम मान रहे हैं ना, हमने लिखवाया है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला क्लास में, या जीओसी के फर्स्ट क्लास में। अब जब पेज पलट के ही बता दोगे तो फिर क्या मतलब है, हम ही बता देते। उसके अलावा उससे पहले पढ़ना, प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारे पास होगा, और अगर हमारे पास पेरोक्साइड है तब। तो यहां पे जो हमारे पास जनरली जो अल्केन का जो हैलोजिनेशन करवाएंगे, वो हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो जनरली या तो पेरोक्साइड लिखा रहेगा या लाइट लिखा रहेगा, जनरली हीट नहीं लिखा रहता, मगर मोस्ट ऑफ द केस में ये तीनों में किसी भी रहेगा तो कैसा होगा? फ्री रेडिकल। अब यहां से हमारे पास बात करेंगे तो 3 हमें रिएक्शंस पढ़ना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन। तो हमारे पास एक जो रिएक्शंस पढ़ना है वो आर, जैसे अगर हम आर एच मान लेते हैं, अल्केन है मतलब अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन कम, एच लगा दोगे तो पूरा अल्केन बन गया हमारे पास ये। तो ये हमारे पास है अल्केन। अल्केन में हम लोग ये 3 रिएक्शंस की बात करेंगे। तीन रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन 3 रिएक्शंस, पहला क्या बोला? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब बहुत अच्छे। दूसरा हमारे पास
नाइट्रेशन, नाइट्रोजन बस। NO2 ग्रुप को ऐड करना नाइट्रेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ NO2, या फिर उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, हाइड्रोजन को हटा के NO2 इंट्रोड्यूस कर देना। दूसरा हमारे पास होगा सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप, SO3H को हमारे पास इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? यहां पे हैलोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहां पे सल्फोनिक SO3, सल्फेट नहीं, SO3H जो पढ़ते हो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये तीन हमारे पास रिएक्शंस अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारे पास डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। क्लियर? लिख रहे हो? लिख लो फिर। अरे वीडियो ड्यूरेशन हो जाएगा तो हमारे क्लाउड में थोड़ी अपलोड होता है। अरे मतलब उस क्लाउड का पैसा थोड़ी देना पड़ता है हमें। चलिए, हो गया। तो सबसे पहला हमारे पास है हैलोजिनेशन। यहां से अब हैलोजिनेशन जो होगा, अब हमारे पास लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ चुके हैं सेम चीज कि हैलोजन, जब भी हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगा, कहीं पे भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यहां से समझेंगे, अगर हमारे पास RH है, इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ RCH2 कर देते, CH3 कर देते हैं। क्लियर? अब हमारे पास रिएक्शंस क्या करवाएंगे, X2 कंसिडर करेंगे, और X का मतलब हैलोजेंस। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पे हमारे पास फ्लोरीन यूज नहीं करेंगे, उसका एक रीजन भी बताएंगे कि फ्लोरीन क्यों यूज नहीं करते। हाईली लोन पेयर हाईली रिएक्टिव हो जाता है, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि वो उसका रिएक्शन सेलेक्टिव नहीं होता, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा, और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ज्यादा, तो वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर से रिएक्ट कर लेगा, जो रिएक्टेंट है उसमें कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं होता, जो चीज पॉसिबल है वो सारे बॉन्ड्स तोड़ देगा। तो हमारे पास हैलोजिनेशन करवाएंगे तो जब ये रिएक्शंस जो कंडीशन होगा जनरली लाइट लिखा रहेगा, H म्यू, लाइट का जो प्रेजेंस होगा वो H म्यू लिखा रहेगा। तो चलो चलो कुछ तो है। हमारे पास यहां से देखो, ये R हमारे पास CH2 और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, हैलोजन। अब यहाँ पे ये रिएक्शंस यही एक ही पद तक सीमित नहीं होगा, ये जितना हाइड्रोजन है सबको सब्स्टिट्यूट करता जाएगा। अब आपको रिएक्शंस जब लिखा रहेगा तो उसमें टर्म्स लिखा रहेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब, कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना, मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक को सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। तो सबसे पहला केस में हमने क्या किया है, मोनो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर हमारे पास हैलोजन फिर से ले ले, अच्छा यहां से देखो, जब हमारे पास ये जब एक देखो H यहां से रिलीज हुआ, एक H यहां से, X यहां से रिलीज होगा, तो हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो -HX क्रिएट होगा। अरे वो रिलीज होगा, या तो फिर प्रोडक्ट में लिख सकते हो। फिर हमारे पास रिएक्शंस करवाओगे तो ये हमारे पास R CH, हमारे पास X और X, ये हमारे पास क्या हो गया, डाई सब्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास रिएक्शंस करवाओ, यहां पे -HX हो जाएगा। फिर X2 का अगर लाइट के साथ करवाएंगे, ये हमारे पास R, हमारे पास CX, X और X, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन जब भी हमारे पास रहेगा तो हमारे पास जब तक उसमें हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा
तब तक वो रिएक्शन चलता जाएगा। मगर जब आपको जो जनरली जो करना है वो सीधा सिंपल एक ही बात याद रखना है, जो अगर उस आपको जब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने बोलेगा तो उसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा रहेगा। अब यहां से इसका मैकेनिज्म समझेंगे, या फिर एक पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है CH4 को अगर हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे लाइट के प्रेजेंस में X2 के साथ, तो यहां से हमारे पास पहले क्या जनरेट होगा, अच्छा यहाँ पे X2 की जगह पे हम लोग कुछ Cl2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे CH3 Cl क्रिएट होगा। फिर Cl2 को लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH2 Cl2 फॉर्म होगा। फिर हमारे पास Cl2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे लाइट के प्रेजेंस में तो CH हमारे पास Cl3 फॉर्म होगा, और इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। और इसका फर्दर अगर Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शंस है। अब हमारे पास जब भी फ्री रेडिकल, जब भी हमारे पास बॉन्ड टूटेगा तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यहां से इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय फ्री रेडिकल mechanism, then reactions complete in 3 steps। तो स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है, चेन इनिशिएशन। स्टेप नंबर हमारे पास 2 चेन प्रोपागेशन। और लास्ट हमारे पास स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन। फिर से बताते हैं कि अगर हमारे पास चेन इनिशिएशन लिखा हुआ है तो यहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेशन। और यहां पे प्रोपागेशन का मतलब कि एक फ्री रेडिकल आएगा दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो प्रोपागेशन मतलब वन फ्री रेडिकल जनरेट another फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल आएगा और दूसरा जनरेट करेगा। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे एक को कोविड हो चुका है तो उसी को कोविड करवाएगा, यही प्रोपागेशन है। चेन टर्मिनेशन मतलब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और एक न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होगा, उसके पास फ्री रेडिकल नहीं होगा तो यही पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 या डायरेक्ट देते हैं 2 फ्री रेडिकल रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो फ्री रेडिकल बचा नहीं तो हमारे पास रिएक्शंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शंस हमारे पास कभी भी देखना, लास्ट क्लास में जब भी हमने पेरोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाया था तो सेम ये 3 स्टेप लिखवा चुके हैं। याद था तो पहला वाला चेन इनिशिएशन तुमको याद था, प्रोपागेशन टर्मिनेशन तो हमें ही से बुलवाया है। क्या करो, पढ़ो। यहां आगे तो लिखा है, हमको लग रहा है कि तुम यहाँ, हाँ तो इसी वजह से तुमको याद था 2 4 को जो भी याद है। चलिए जल्दी कीजिए। तो पीछे वाला लिख रहा है रे।
नेक्स्ट देखना, हमारे पास लास्ट क्या था, ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 1, मैकेनिज्म की बात। मैकेनिज्म हमारे पास स्टेप नंबर 1, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में हमने क्या बोला, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, हैलोजन और हैलोजन होगा। ये हैलोजन क्या होगा, सीधा सिंपली लाइट फॉल डाउन करेगा और हमारे पास हैलोजन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब यहां से देखो, दूसरे यही हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका। अब ये क्या करेगा, चेन प्रोपागेशन। तो इसमें हमारे पास एक फ्री रेडिकल आएगा और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो फर्स्ट में हमारे पास जनरेट हो चुका स्टेप नंबर हमारे पास 2, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में क्या बताएं, एक फ्री रेडिकल आएगा, दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब याद करो कि जब हम लोग पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट पढ़ रहे थे तो इसमें हमारे पास सिंपली एक बार H और एक बार Br का एडिशन करवा रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। तो बार बार ये रिएक्शंस होती रहता है। यहां पे जैसे अगर हम माने हमारे पास R था, R है हमारे पास CH2 और CH3, ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं हैलोजन और हैलोजन। यहां पे आएगा हमारे पास X रेडिकल। यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को। तो यहां से हमारे पास जो जनरेट होगा वो RCH और एक फ्री रेडिकल कार्बन के पास। H पे जो रेडिकल जनरेट हुआ वो X के साथ, तो HX बना लेगा। अब देखो ये एक फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है हमारे पास। अब ये फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शंस करेगा। तो हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल ये X और X के साथ रिएक्शंस कर सकता है। अब देखो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक हैलोजन को एक दूसरे हैलोजन को मिलेगा। हमारे पास यहां से जो फॉर्म होगा वो RCH2X मोनोहैलोजनेशन हो गया, और दूसरा जो फॉर्म होगा वो हमारे पास X फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब फिर से देखो ये X फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, वो दूसरे हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, या तो एक नए मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करेगा या उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो ये बार बार चलते चला जाएगा। बात समझ में आया? ये जो पहला फ्री रेडिकल, यहां पे पहला फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अल्केन से फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहां पे X फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, क्योंकि पहला जो इनिशिएशन था, एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो रिएक्शंस बार बार चलते जाएगा जब तक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक जितने हाइड्रोजन्स हैं वो सारे हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, या फिर उससे पहले हमारे पास हाइड्रोजन का अमाउंट खत्म हो जाए। जैसे अगर 100 लोग हैं और हमारे पास मिठाई का डब्बा 10 ही है, तो 10 ही लोग को मिलेगा, सीधा सिंपल। तो अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हैलोजन ही है, तो हैलोजन जब तक है प्रेजेंट तब तक सब्स्टिट्यूशन होगा। सेम चीज, तो यहां पे सबसे पहला हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो वो अल्केन में फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, अल्केन फर्दर होमोलेटिक बॉन्ड करेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर ये हैलोजन आएगा, फिर ये अल्केन में हमारे पास फिर से ये या तो यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा या नए मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करेगा, और ये बार बार चलता जाएगा। तो यही है चेन प्रोपागेशन। एक फ्री रेडिकल आएगा, एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये बार बार हमारे पास स्टेप होते रहेगा। और स्टेप नंबर हमारे पास जो 3rd होगा वो है चेन टर्मिनेशन। स्टेप नंबर 3rd, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में हमने क्या बताया था कि हमारे पास 2 फ्री रेडिकल हमारे पास रिएक्ट करेगा और एक न्यूट्रल स्पीसीज जनरेट करेगा। अब यहां से देखना हमारे पास क्या क्या जनरेट हुआ, एक X रेडिकल जनरेट हुआ था, वो X रेडिकल के साथ ही कंबाइन कर जाए और हमारे पास X2 बॉन्ड फॉर्म हो जाए। दूसरा क्या, हमारे पास H रेडिकल भी फॉर्म हो सकता है, ये X के साथ कंबाइन कर जाए और हमारे पास HX फॉर्म करे। दूसरा है हमारे पास RCH2 रेडिकल जनरेट हुआ था, ये CH2 रेडिकल और R मतलब अपने साथ ही कंबाइन कर जाए, तो ये हमारे पास R CH2
R हो जाएगा। अब देखना एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहां पे एक और रिएक्शंस होता है चेन टर्मिनेशन में, हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स में बताया था। बोलो ना कि पेट में याद है, पेट से दिमाग में है, वो निकल नहीं रहा शब्दों में। ध्यान में क्या आता है, ध्यान में तो कुछ और ही रहता है। हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस उस रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम ही एलिमेंट्स का हो। डिट्टो यही बोलने वाला था, मम्मी कसम। चलो अब कसम खा रहा है तो मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल आर के जगह हम कोई ग्रुप लेते ताकि उसमें ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम आर के जगह हम CH3, आर के जगह अगर हम CH3 कंसिडर कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ CH3, ये CH2 फ्री रेडिकल होगा। ये हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा और ये हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां से बनेगा क्या हमारे पास देखना CH3 CH3 प्लस हमारे पास जनरेट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कार्बन, अगर हमारे पास सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन। रिडक्शन अब हमारे पास एक तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में पढ़े थे, अब दूसरा पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। गौर से समझना कि अगर हमारे पास इसी दो को हम अगर सिंपली अगर इसी तरह लिख दें CH3 हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो यहां से हमने क्या बोल रहे हैं कि जैसे देखना यहां से इसको हम CH3 को CH2H लिख देते हैं। अब समझना यहां से इस मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन क्या हमने हटा दिया, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन, कार्बन से ही तो हटाया और ये मॉलिक्यूल्स बना। ये हाइड्रोजन हटा के ऊपर वाले में CH2 में ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या कार्बन पे ही ऐड किया, तो कार्बन से ही हटाया और कार्बन को ही ऐड किया। तो जब हमारे पास चेन टर्मिनेशन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुआ, हेलोजन फॉर्म हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म हो सकता है, हायर अल्केन फॉर्म हो सकता है, हमारे पास जितना नंबर जो सेम अल्केन है वही फॉर्म हो सकता है, और हमारे पास क्या फॉर्म हो सकता है, अल्कीन फॉर्म हो सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हर किसी रिएक्शंस में पॉसिबल होगा। तो हायर अल्केन भी फॉर्म हो सकता है, हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म हो सकता है, हमारे पास सेम नंबर का जितना पायरिन जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का फिर से अल्केन और उतने ही कार्बन का अल्कीन जनरेट हो सकता है। तो इतना हमारे पास होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। क्लियर, आगे बढ़े। अरे घर में लिखना ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, हो गया। चलो तो यहां पे अगर हमारे पास सिंपल पहला तो हमारे पास पहला समझेंगे कि अगर हमारे पास हेलोजनेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास फ्लोरिनेशन पॉसिबल है। अच्छा ब्लरी हो गया फिर से। हमारे पास फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, हमारे पास क्लोरिनेशन पॉसिबल है, और हमारे पास ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन पॉसिबल है। तो हमने लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो ब्रोमिनेशन जनरली हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, सॉरी फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होता है। तो हम लोग क्या क्या करवाएंगे, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। अब जो आयोडीनेशन भी करेंगे तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड छोटा होगा या बड़ा होगा, आयोडीन का बॉन्ड बाकी हेलोजन के कंपेयर में बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो इजीली ब्रेकेबल होगा। तो आयोडीनेशन जो करवाना होता है वो हमारे पास डिफिकल्ट होता है।
अगर डिफिकल्ट क्यों होता है कि जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड फर्दर ब्रेक कर जाएगा, तो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। और हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम एक चीज पढ़ाया था जिसको बोलते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल, याद है? हाँ, ली चैटरल प्रिंसिपल। ई कौन है? केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉपी खोलना और उसमें पता चलेगा। पढ़ाए हैं बाबू, ऐसे थोड़ी है रे। सबसे पहला हमारे पास फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, या फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन is highly reactive and uncontrolled highly reactive uncontrolled and exothermic process. So fluorination of alkane is not a significant reactions. क्लियर? हमारे पास फ्लोरिनेशन जो होगा वो हाईली रिएक्टिव, अनकंट्रोल और हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अगर जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव होगा और एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होगा उसको कंट्रोल अगर ही नहीं कर पाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हाई होंगे, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हाई होंगे तो वो रिएक्शन सिग्निफिकेंट है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। Chlorination and bromination is highly observed in alkane। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में हमारे पास ये रिएक्शंस हाईली ऑब्जर्व होता है, इसमें हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। तो अब यहां से देखो, इसमें भी दो बातें कि जो हमारे पास क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन है, तो क्लोरीन हमारे पास क्लोरीन हमारे पास रीजियो सिलेक्टिव नहीं होता, ब्रोमीन रीजियो सिलेक्टिव होता है। बताएंगे क्या होता है? ब्रोमिनेशन इज रीजियो selective reaction, while chlorination is non regioselective reactions। रीजियो मतलब समझते हो? रीजन। अच्छा देखो, इस घर के आसपास दुकान होगा, बहुत सारे दुकान होंगे, जनरल स्टोर जो किराना दुकान होंगे, जनरल स्टोर होंगे, मगर तुम हर दुकान में अगर नहीं जा रहे हो, किसी एक ही दुकान जा रहे हो, बिस्किट वो भी वही दाम पे दे रहा है। जैसे अगर 5 रुपए का बिस्किट दे रहा है तो दूसरा वाला को 10 रुपए का नहीं दे रहा है, वो भी 5 रुपए दे रहा है, मगर जब भी जाते तो एक पार्टिकुलर दुकान जाते हो, एक पार्टिकुलर रीजन पे एक रीजन जाते हो ना। तो ब्रोमिनेशन जो होगा वो हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन पे रिएक्शंस करना चाहेगा, मगर क्लोरीन का उसका कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर मान लीजिए तुम हो और तुम्हारा भाई है, तुम हो वो एक ही दुकान पे जाते हो, तुम्हारा भाई जिसमें मन करे उसमें चला जाता है, कभी वो फिक्स नहीं है। तो ब्रोमीन तुम हो और क्लोरीन तुम्हारा भाई है, तो ब्रोमिनेशन रीजियो सेलेक्टिव और क्लोरीन नॉन रीजियो सिलेक्टिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का होगा।
क्लियर? 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। तो जहां पे अब यहां देखो, जहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा, जैसे ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये अगर फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा किसकी होती है? 3 डिग्री की। अगर 3 डिग्री होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करवाएंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, 2 डिग्री की बात कर रहे हैं और 3 डिग्री, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल का है। अब यहां से समझना कि ये जो अगर हमारे पास, अगर हम क्लोरिनेशन करवाते हैं, क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, और ये याद रखना कि किसकी बात कर रहे हैं? मोनो सब्स्टिट्यूशन की, मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन में क्लोरिनेशन करवाएंगे, मतलब एक हाइड्रोजन हटाने की टेंडेंसी देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन, अगर हमारे पास 1 डिग्री का हटा, तो 2 डिग्री का हटने का जो चांसेस होता है वो हमारे पास होगा, वो 3.5 के आसपास होगा, और हमारे पास 3 डिग्री का जो चांसेस होता है लगभग 5 होगा। कि अगर एक क्लोरीन हटा 1 डिग्री का, तो 2 डिग्री का कितना हाइड्रोजन हटेगा? 3.5, और 3 डिग्री का कितना हटेगा? 5। और यही काम अगर हमने दूसरा ब्रोमिनेशन, क्या, अरे हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना, अरे वो एक रेशियो है, वो इसको सिग्निफिकेंट कर दूंगा, ये 2 होगा तो 7 होगा। अब ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री का हटा, तो 2 डिग्री का जो हटेगा वो लगभग 75 से 80 मान लेते हैं, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। बहुत सारे बुकों में 80 लिखा रहता है या 70 कुछ समथिंग लिखा रहेगा, तो हमारे पास 70 से 80 के बीच होता, तो याद रखने के लिए 80 लिख देते हैं, बेहतर नंबर होगा। अरे 80 रखना, 70 से अबव होता है वो, 75 से चलेगा 80 कर लो, कोई इससे फर्क नहीं आएगा। अगर 1 डिग्री का एक हाइड्रोजन हटा, तो इसके हाइड्रोजन हटे के चांसेस 80, और अगर 3 डिग्री हटेगा तो उसका 1700। तो ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन हमारे पास, ये अगर हमारे पास इन दोनों का, तो इसके नंबर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये ब्रोमीन हमेशा सब्स्टिट्यूट किसको करना चाहेगा? 3 डिग्री का हाइड्रोजन। इसीलिए हमने बोला था कि ये ब्रोमिनेशन जो होगा वो हमारे पास रीजियो सिलेक्टिव होगा, कि 3 रीजन है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री हमारे पास, ये तीनों में से 3 डिग्री का हाइड्रोजन हमेशा सब्स्टिट्यूट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि जो जनरेट हो रहा है फ्री रेडिकल, पहला देखो तो सब में देखोगे तो 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे क्लोरिनेशन हो या ब्रोमिनेशन। अब हमारे पास क्या है कि जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, सॉरी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, वो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या होता है कि ब्रोमीन उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होता। देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन होता है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की अगर बात करें, साइड में लिख देते हैं कहीं, यहां पे देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? F2, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन का बॉन्ड भी तो बड़ा है ना, तो इजी तो टूट सकता है ना। ब्रोमीन आयोडीन हो, I2 का रिएक्टेंट, उसके बाद आ जाएगा Cl2, सॉरी Cl2 और Br2 आ जाएगा। ये रिएक्शंस का ऑर्डर होता है। तो अगर ये रिएक्शंस का ऑर्डर है तो हमारे पास क्लोरिनेशन सबसे फास्ट होगा। अब हमारे पास ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी। फ्लोरीन, ठीक है। हमारे पास वापस आते हैं, यहां पे हमारे पास तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, जब साइज बड़ा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा, तो ये जो फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है ना, वो उतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल क्रिएट नहीं करता। तो अगर हाईली अनस्टेबल क्रिएट नहीं करेगा
तो हमारे पास जो ब्रोमीन है वो वहां पे जाना चाहेगा जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो। तो जब 1 डिग्री और 2 डिग्री से कंपेयर में वो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मगर क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होगा उसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसमें हमारे पास उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसमें ज्यादा है, मगर इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे देख लो, यहां पे 1 है तो यहां पे 1700 है, मगर क्लोरीनेशन में इतना ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि रिएक्टिविटी हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री की ज्यादा है, इस वजह से धीरे धीरे बढ़ रहा है और कुछ नहीं है। तो ये ज्यादा हमारे पास ये जो हम बोल रहे हैं रिजियो सिलेक्टिव और नॉन रिजियो सिलेक्टिव, तो यही मतलब है कि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी कम होता है तो वो हमेशा ब्रोमीन वहां पे अटैच होना चाहेगा जहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या इतनी बात पर पता चल गई? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो गया अब हमारे पास, इस चीज को हट। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडिनेशन। आयोडिनेशन आयोडिनेशन जब करेंगे तो हमने क्या बोला कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होगा तो इजिली ब्रेकेबल भी होगा, तो हमारे पास वो रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाता है। तो जैसे अगर हमने RH कंसिडर किया, अगर हमने यहां से आयोडीन के साथ करवाएं, I2 के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये रिएक्शंस क्या होगा हमारे पास RI में चेंज होगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे रिएक्शन तो उसी तरह होगा, एक बार हटेगा फिर दूसरा हटेगा, ये चलता जाएगा, और ये फिर बॉन्ड अगर बड़ा है तो ये रिएक्शंस कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस है तो यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास आयोडिनेशन है, ये आयोडिनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल कैसे कर सकते हैं वो समझना है हमें। क्या करना है इसमें, ली चार्टल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अगर हमारे अच्छा यहां से एक और साइड प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारे पास HI फॉर्म होगा। हम याद करो कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में बढ़ाएंगे तो रिएक्शंस किधर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होना चाहेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो रिएक्शंस क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। अरे जो काम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, जो हम अगर इक्विलिब्रियम को जो चीज से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं उसका जस्ट वो अपोजिट कर देगा। जैसे अभी हम लोग क्या बोले, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा, घटाएगा कैसे, रिएक्शंस फॉरवर्ड जाके। अगर हमारे पास इसका अमाउंट घटा देंगे तो रिएक्शंस क्या करना चाहेगा, उल्टा बढ़ाना चाहेगा। अगर बढ़ाएगा कैसे, रिएक्शंस फॉरवर्ड करके। यहां पे बढ़ाना बोले यहां पे घटाना, इसलिए कंफ्यूज कर गया। अब इसलिए हम तो चाह रहे थे कि एक बार पढ़ चुके हो तो इसको भी बढ़ाना बोलेंगे, इसको भी बढ़ाना, तो उसमें तो बता ही दोगे। बात समझ में आया? तो अगर हम किसी हिसाब से अगर इसमें अगर HI को अगर रिमूव कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास जो मेजर रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आयोडीन होना चाहिए, ये तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट है, इसका कोई लेना देना हमें। अगर हम मगर इसका इक्विलिब्रियम में तो लेना देना है। अगर हम यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ HI इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइड बाय हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ RH और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ I2 होगा। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि HI का जो कंसंट्रेशन है इसको हम डिक्रीज कर दें, जैसे डिक्रीज कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब नहीं हो जाएगा, फिर रिएक्शंस कोएफिशिएंट हो जाएगा, और फिर रिएक्शन से इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए इस HI का अमाउंट बढ़ाना चाहेगा। अगर बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड आ जाएगा, और इस तरह हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को क्या कर देंगे, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शंस को इरिवर्सिबल में चेंज कर देंगे। अब उसी के लिए हमारे पास देखेंगे कि जब हमारे पास आयोडिनेशन करवाएंगे तो आयोडिनेशन जब करवाते हैं तो उसमें हमारे पास HiO3 या फिर हमारे पास HNO3 के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं HI का, और यहां से ये प्रोड्यूस कर देता है आयोडीन।
अगर हमारे पास इसमें HiO3 या HNO3 डाल देंगे, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये आयोडीन -1 में है, यहां पे 0 में, तो -1 से अगर 0 जा रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब जो बढ़ाने का काम कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग क्या डाल देते हैं? रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो रिएक्शंस में HI होगा ही नहीं, वो जैसे बनेगा वैसे कंज्यूम किया जाएगा। और HI जो हमारे पास हमारे पास RI है, इसके साथ रिएक्शंस नहीं करेगा, तो सिर्फ इसके साथ रिएक्शंस करेगा, और इसका अमाउंट प्रोडक्ट में क्या होता जाएगा? घटते जाएगा, और घटते जाएगा तो जो रिएक्शंस रिवर्सिबल था उस रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे? इरिवर्सिबल। क्या बात समझ में आया? Iodination is a reversible reaction. So by using oxidizing agent, we can reverse the reactions to irreversible. बात समझ में आ गया? अरे हाँ है ना, चलिए आगे बढ़े। सुमित, चलो अब देखना, अगर हमारे पास रिएक्शन है CH3 हमारे पास, अच्छा एक रिएक्शन लिखते हैं, CH3 और हमारे पास जो है यहां पे H कर देते हैं, H यहां पे CH3। अब हमारे पास यहां पे जो रिएक्शंस करवा रहे हैं, 2 रिएक्शंस हमारे पास करवाएंगे, एक करवा रहे हैं क्लोरीनेशन और एक ब्रोमिनेशन। दोनों में हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक ही हटाना है हाइड्रोजन्स को, हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना, पहला में हमारे पास क्या ले रहे हैं? क्लोरीन लाइट, दूसरे में क्या ले रहे हैं? ब्रोमीन और लाइट। आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, बनाइए तो। बना लिए सुमित प्रोडक्ट? हाँ मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन सही है, क्लोरीनेशन गलत है। ब्रोमीन कहाँ लगाइए? ब्रोमिनेशन में। चलो करेक्ट है। क्यों, क्या कॉन्सेप्ट लगाइए? हाँ कि बस उधर हमने बोला था तो उससे दिमाग लगाइए। देखो यहां से हमारे पास यहां पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास 1 डिग्री हाइड्रोजन और हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है 3 डिग्री पे ज्यादा है। यहां से गौर समझना, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है? एक ये, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये बात समझ में आया? तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने? एक ही है। 1 डिग्री का हाइड्रोजन का नंबर 3 ही है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 3
9 हाइड्रोजन है, और यहां पे 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितना, 1 हाइड्रोजन। अब यहां से समझना, क्या हमारे पास क्लोरीनेशन में हमारे पास क्या लिखवाया था, अगर इसका हमारे पास 1 करेगा तो वो 3 डिग्री का कितना करेगा, 5। अगर हमारे पास ब्रोमिनेशन करवा रहे थे तो 1 डिग्री का 1 करेगा तो दूसरे का, बात समझ में। अब यहां से समझना, हमारे पास क्लोरीनेशन की हाइड्रोजन 1 डिग्री का कितना है, 9। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम यहां से पता करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोरीनेशन, तो वो 1 इंटू 9 इज टू 5 इज टू 1 होगा, 17। अरे 1 डिग्री का हाइड्रोजन 1, अगर 1 हाइड्रोजन हटाएगा तो ये 5 है, कितना 9। तो 9 इंटू 1, यहां पे कितना है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन 1, तो 5:1। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो प्रोबेबिलिटी आएगा 9:5। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका आया, 1 डिग्री का। 1 डिग्री का, तो क्लोरीनेशन में जो सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें हमारे पास ये जो 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो सबसे ज्यादा मेजर होगा। और तीनों तो आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है। यहां पे भी CH2Cl कर दो, यहां पे CH2Cl कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास ब्रोमिनेशन में करवाओगे तो इसको 1 इंटू 9 और 1700 इंटू 1, 1700 ही हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां पे हमारे पास CH3 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 और यहां पे लग जाएगा ब्रोमीन। अब समझ में आया रिजियो सेलेक्टिव, कि ये हमेशा 3 डिग्री पे ज्यादा रिएक्शंस करेगा, ये हमारे पास रिजियो सेलेक्टिव नहीं है। वो रिएक्टिविटी जो हमने लिखवाया था उस पे बेस कर जाएगा। क्या बात ये क्लियर, नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। तो बस आप ये मत देखिए कि 3 डिग्री पे ज्यादा हमारे पास रिएक्टिविटी है तो 3 डिग्री ही पॉसिबल होगा, वो रेशियो कुछ लिखवाया उसका मतलब है। अगर अब यहां से अबर हो गया, नेक्स्ट आप बताइएगा, हमारे पास ये CH3, हमारे पास CH3, नेक्स्ट है CH, हमारे पास CH2, ये CH3, हमारे पास यहाँ पे Cl2 और H म्यू कर रहे हैं, और हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहा है वो मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक पहला जो बताना नंबर ऑफ प्रोडक्ट, विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स, और दूसरा जो बताना है विथ स्टीरियो आइसोमर। ये बात समझ में आया या मैं बना के दिखा दूं। यहां पे क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर उसमें क्लोरीनेशन करवाएंगे, कितना हाइड्रोजन क्लोरीनेशन करवाएंगे, 1 हाइड्रोजन क्लोरीन को ऐड करेंगे, तो अगर 1 क्लोरीन को ऐड करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें क्या है कि विदाउट हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स, जो अगर मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसमें हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सिस ट्रांस। स्टीरियो आइसोमर्स करने का मतलब है कि कितने, सॉरी स्टीरियो आइसोमर लिखिए ना, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बात करना, यहां पे जो बात करनी है वो हमें बात करना है आइसोमर्स, विदाउट आइसोमर्स, आइसोमर्स और विथ आइसोमर्स। तो जो आइसोमेरिज्म जो पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स है, इसमें हमारे पास जो इंक्लूड करोगे ना वो बातें करनी है। अच्छा स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स ही रहने दो, आइसोमर्स ने, हाँ तो स्पेस वाला ही होगा, सिर्फ स्पेस कि 3D अरेंजमेंट से चेंज होने से क्या होगा, 3D अरेंजमेंट वाला ही रखो। तो देखो अब मैं बना रहा हूं, दूसरा तुम बनाना। देखो हमारे पास पहला तो पता कर लो कि यहाँ पे कितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैं, जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, जितना दुकान होगा उतना ही मैं दुकान में खरीदे हुए, यहां पे पता कर लेंगे डिफरेंट टाइप्स का। तो देखो ये जो हमारे पास मिथाइल है 1 और ये 1 दोनों आइडेंटिकल है, गौर से समझना, CH3 जिस कार्बन से कनेक्ट है ये भी CH3 उसी कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एक टाइप का हो गया CH3,
ये हमारे पास दूसरे टाइप का, बात समझ में? 2 डिग्री लीजिए, सॉरी डिग्री नहीं बात करना, ये दूसरे टाइप का टाइप लिख रहे हैं। ये 1 1, यहां पे 1 नहीं है। रीजन क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं तो ये CH3 CH2 से कनेक्ट है, यहां पे CH से कनेक्ट है, तो सेम नहीं है। अब हमारे पास यहां पे है ये तीसरा टाइप का और ये चौथा, तो ये 4 टाइप का दिखा, मतलब 4 जगह सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है। तो 1 1 इन दोनों में से किसी पे एक भी करो, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनाओगे, अगर इस केस में अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जो बनाओगे तो सबसे पहला 1 के हिसाब से बना रहे, तो हमारे पास क्या बनेगा, Cl CH2, हमारे पास CH3, हमारे पास यहां पे CH, ये CH2 CH3, क्लियर। दूसरा जो हम बनाएंगे वो दूसरे पे क्या आएगा, CH3, हमारे पास CH3, यहां पे आ जाएगा Cl CH2 CH3, क्लियर। हमारे पास तीसरा जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो हमारे पास आएगा CH3 CH3, हमारे पास H CH Cl और हमारे पास CH3, और चौथा जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH, हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl। इतनी बातें क्लियर? हाँ है ना? अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब यहां से समझना, तो ये जो अगर हमारे पास विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स कंसीडर करना है कि अगर स्टीरियोआइसोमर्स है तो उसमें कितना होगा। अब यहां से देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल का पॉसिबल होता है या तो साइकिल में हमारे पास हो या तो फिर डबल बॉन्ड में हो, कहीं पे है नहीं, तो ज्योमेट्रिकल तो खत्म, बचा क्या, ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल में नंबर बताया था आपको निकालने का तरीका, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो 2 टू पावर n, और 2 टू पावर n, n क्या था, नंबर ऑफ, पहले तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए 2 टू पावर n बताया था, और ये n क्या था पहले तो यही बताओ, नंबर ऑफ, कुछ तो बोल रही थी नंबर ऑफ, उसके बाद खत्म, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। दूसरा हमारे पास अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए भी 2 फॉर्मूला लिखवाया था, इवन सेंटर हो और ऑड सेंटर हो। चलो अब यहां देखो कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है नहीं तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अब यहां से देखो अगर हमारे पास यहां से देखना क्या इस मॉलिक्यूल्स में कोई कायरल कार्बन आपको दिख रहा है, क्या पहला में कोई कायरल कार्बन है, नहीं है, इस कार्बन को देखो तो कायरल नहीं है, तो इसका 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक R होगा और हमारे पास दूसरा S, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स 2 प्रोडक्ट बना सकता है, R ही बना सकता है और S भी। क्या नीचे वाले में हमारे पास कायरल है, सेकंड वाले में कौन वाला कायरल है, कायरल होने के लिए कंडीशन क्या था, कायरल होने के लिए कंडीशन क्या था, कार्बन के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां से देखो इस मॉलिक्यूल्स में जब हम इस कार्बन को किए तो चारों के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट थे, यहां पे जब करेंगे तो यहां पे किसी के पास डिफरेंट है ही नहीं, यहां पे डिफरेंट नहीं है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक इधर CH2Cl से लगा हुआ है, तो इधर CH2Cl तो है नहीं, दूसरा CH3 है, यहां पे C2H5 है, डिफरेंट हो गया। इस केस में देखो हमारे पास कोई ऐसा कार्बन नहीं जिसके चारों के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो, तो इसमें कोई कारण नहीं है, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही रहेगा। दूसरा अब इसमें बात करते हैं क्या इसके पास कोई कायरल कार्बन है, दिख गया। तो ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक R हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, S, मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल्स ये R भी बना सकता है और S भी बना सकता है, तो 2 पॉसिबल होगा इसका। क्या इसके पास कायरल है, चलो इसमें कंफर्म नहीं होगा तो अब यहां देखना इसमें 2 और इसमें 3, 3 और इसमें 2, 5 और इसमें 1, टोटल कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे, 6। अगर हम स्टीरियोआइसोमर्स नॉर्मल प्रोडक्ट की बात को लेंगे तो 4,
अगर हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करके बोलेंगे तो 6। क्या बात समझ में आ गया? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सब कर पाओगे? अब हो जाएगा। CH CH3 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 हमारे पास CH3 यहां पे H कर देते हैं, यहां पे CH3 तुम लोग सिर्फ ये बता दो विदाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं इंक्लूड करना, पहले तुम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता देना। सेम चीज यहां पे हम करेंगे, Br2 प्लस लाइट यूज कर रहे हैं, यहां पे भी मोनो सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास मेजर और माइनर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा यहां पे हमने मेजर माइनर लिखवाया नहीं ना, जो लास्ट में आपको एग्जांपल बताया मेजर प्रोडक्ट की यहां सिर्फ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास प्रोमिनेशन करवाना है, आपको बताना है सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ठीक। तुमने 6 बोला, इसने भी 6 बोला। 3 देखिए यहां से, एक ये कार्बन, दूसरा ये, तीसरा क्या इसी जैसा है? ये 1 1 और ये 2। CH3 जिस कार्बन से कनेक्ट है वो CH है, ये भी CH है। हमारे पास ये तीसरा और ये किससे कनेक्ट है? CH3 CH से कनेक्ट है। ये जो CH है और ये CH सेम है। अरे ये CH दो CH3 से कनेक्टेड है, ये CH दो CH3 से कनेक्टेड है, मगर ये CH3 सिर्फ, ये जो CH है वो एक CH3 से कनेक्टेड है ना, बात अलग हुई है। अब स्ट्रक्चर इसलिए गलत बनाए, अगर यहां पे भी आपको हाइड्रोजन लिख देते ना बॉन्ड बना के, तो आप तो कोई एग्जैक्टली कर लेते। तो आपको गलती करवाना क्लास में, एग्जाम में नहीं। तो ये गलती करोगे तब सीखोगे ना। बात समझ में आया ये? अब मैं प्रोडक्ट बनाऊं, चलो हमारे पास ये फर्स्ट, धोखा उखा कुछ नहीं होता। तो ये जो CH है, यहां पे जो CH है, तीनों आइडेंटिकल थोड़ी है। इसमें हमारे पास जो ये CH है, पहला तो देखो ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। ये भी हमारे पास यहां पे भी देखोगे तो 1 2 3 डिग्री का। मगर इस पे जो CH3, ये जो CH है वो एक ही CH3 से अटैच है, और यहां पे 2 CH3 से अटैच है। डिफरेंट है ना, बस CH थोड़ी देखना है आपको, बाकी इन्वायरमेंट भी तो आपको चेक करना है। तो यहां पे अगर 1 के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? CH, हमारे पास ब्रोमी लगा रहे थे ना, Br हमारे पास CH2 CH3 हमारे पास CH CH CH3 CH हमारे पास CH3 और CH3 1 बना। हमारे पास 2 जो हो जाएगा वो CH3 CH3 हमारे पास यहाँ पे Br, यहाँ पे CH CH3 CH CH3 CH3। तीसरा जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास CH3 H CH, यहीं पे लगाना हमें, Br CH3 CH CH3 CH3, और लास्ट हमारे पास फोर्थ नंबर जो आएगा वो बनेगा CH3 CH CH3 CH CH2 Br CH CH3 CH3। क्लियर? तो टोटल हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब 4 प्रोडक्ट में फिर हमें ढूंढना है कायल। अब फिर से बताओ कि टोटल अब कितने बनेंगे अगर स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड कर दें तो?
शक्ल बता रहा है, मेरे को बनाना पड़ेगा। पहला का एक होगा, एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, ये दो, तीसरा नहीं है, ये कायरल है। इसके चारों के चारों बॉन्ड देखो डिफरेंट है, ये वाला भी डिफरेंट नहीं है। एक CH3 लगा हुआ, इधर का ग्रुप अलग अलग है। यहां पे ब्रोमीन है। आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया, ऐसा ना बोले, बड़ा बुरा लगता है। यहां पे हमारे पास कायरल नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हो गया। अब देखो, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, CH2, ये दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल हो गया। ये हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल, अगर ऑप्टिकल सेंटर अगर 2 दिया हुआ है तो अनसिमेट्रिकल, तो इस केस में 2 to power n होता है, मतलब 2 to power 2 आ जाएगा, तो यहां से बोल सकते हैं 4। अब इस केस में बताना, एक ही कायरल है तो दो ही होगा इसका, R या S, तो ये R या S हो सकता है इसका, तो टोटल 2 इस केस में। एक, अगर एक है तो फिर भी तब भी इसका 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, एक R और S, इसमें बात करना। अच्छा आइडेंटिकल आ गया, सॉरी, अगर आइडेंटिकल आ जाएगा और सॉरी मेजो कंपाउंड्स हो गया ना, फिर ये इसको प्रो मेजो नहीं, मेजो के लिए तो 2 होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। ये बोला जाता है प्रोकायरल। प्रोकायरल, अरे एक अगर सब्स्टिट्यूशन हटा देंगे, प्रो मतलब जस्ट पहले, तो इसमें अगर एक सब्स्टिट्यूशन अगर डिफरेंट कर देंगे तो कायरल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कायरल नहीं है। यहां पे आते हैं, यहां पे कोई कायरल है, एक है, कौन सा, CH, फिर से देखो तो ये CH है। तुम्हें एक ही मिस्टेक कितनी बार करोगे हमको समझ नहीं आता। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है आइडेंटिकल नहीं है, सेम स्टाइल में नहीं लिखना चाह रहे ना, कि कहा कि तुम फिर वही गलतियां करोगे। तुम्हें बस लिखा हुआ देखना चाहिए सेम, अरे वो लिख के थोड़ी देगा हमेशा सेम। तो हमारे पास नहीं, अरे तुम ना पैटर्न पकड़ना चाहते हो, और वो तुम्हें से वैसी चीज से खेलेगा ना। देखो यहां से कितने हो गए, यहाँ पे 4, 2 6 और 1 7 और यहाँ पे 8, तो हमारे पास 8 पॉसिबल होंगे विथ स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर। चलिए, यहां पे हमारे पास हैलोजिनेशंस खत्म होता है। इसका क्वेश्चन मोनो, अच्छा हमारे पास लेक्चर्स अच्छा खासा 1 घंटा 14 मिनट्स का हो गया, रोक ही देते, इतना लंबा करेंगे क्या।